नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। मुद्दा बेहद अहम है क्योंकि जिस तरह से गुड़गांव पुलिस के दो बड़े दिग्गज अफसरों के बीच घमासान देखने को मिल रहा है, कौन सच्चा और कौन झूठा, बड़ी लड़ाई निकलकर सामने आ रही है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, एक के बाद एक फिल्मी स्टाइल में नए नए ट्विस्ट इस पूरे केस में सामने आ रहे हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भारती अरोड़ा ने पुलिस कमिश्नर पर कई आरोप लगा दिए। हम ही से बात करते हुए यहां तक भारती अरोड़ा ने कह दिया कि पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को खरीदने की कोशिश की, मेरे खिलाफ खबरें मैनिपुलेट करने की कोशिश की, बीइंग अ फीमेल महिला होने के नाते मुझे दबाने की कोशिश की, मेरी जासूसी की जा रही है। इतने बड़े आरोप भारती अरोड़ा ने लगाए हैं पुलिस कमिश्नर विर्क पर। पुलिस कमिश्नर गुड़गांव विर्क इस वक्त विवादों के घेरे में है। इस पूरे केस के हर पहलू पर हम समझने की और नजर डालने की कोशिश करेंगे कि जब दो बड़े अफसर आमने सामने आते हैं तो एक आम इंसान जो पुलिस की वर्दी पर, पुलिस पर भरोसा करता है, उसके भरोसे को कितनी ठेस लगती है। हालांकि डीजीपी ने यह कहा कि पूरे मामले की जांच करेंगे, अफसरों को मीडिया में नहीं जाना चाहिए। उसके बावजूद एक दूसरे पर आज पूरा दिन आरोप लगाते रहे ये दो बड़े अफसर। मिस्टर विर्क, गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर, इस वक्त विवादों के घेरे में है। आपको यह भी बता दें कि ओएसडी टू सीएम जवाहर यादव ने कहा था कि सीएम के संज्ञान में है पूरा मामला और डीजीपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर सर्वानंद आर्य हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका स्वागत है। मेरे साथ मिस्टर धनखड़ हैं, एचएस धनखड़, पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, आपका स्वागत है धनखड़ जी। खजान जी हैं कांग्रेस से, जल्दी इनेलो से प्रवक्ता भी हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, प्रवक्ता को आज नहीं भेजा है, ये बड़ी बात है। हालांकि ओएसडी टू सीएम ने, जवाहर यादव ने फोनों पर हमसे बात की, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपने किसी भी प्रवक्ता को भेजने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हम अपने किसी प्रवक्ता को नहीं भेजेंगे। सबसे पहले सर्वानंद आर्य जी, आपके पास आना चाहूंगी। उससे पहले माफ कीजिएगा, एक बार एचएस धनखड़ के पास चलेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि जो जब दो बड़े अफसर आमने सामने इस तरह से पब्लिकली आते हैं, क्या मायने? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है। और पहली बात तो ऐसा है कि कई बार काफ़ी मुद्दों के ऊपर अधिकारियों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। हाँ। लेकिन इस तरह से ओपन में आना और पब्लिक डोमेन में आ जाना, इस टाइप की बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये तो सर्विस कंडक्ट रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। And they deserve to be taken to task by the government. तो ये बहुत सर्विस रूल्स के खिलाफ है इस तरह से पब्लिकली एक दूसरे पर बोलना। बिल्कुल। और जो आरोप लगाए हैं, देखिए दोनों ने, भारती अरोड़ा ने हमारे से बातचीत करते हुए, लाइव वो आधा घंटा रही, उन्होंने कहा कि सीधा कमिश्नर पर आरोप लगाया कि मीडिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, मेरी जासूसी करवाई गई सीआईडी के थ्रू, मेरे दफ्तर में सीआईडी के लोग आए, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही। इतने बड़े आरोप, ये गलती इनकी खुद की है और इसमें सरकार की भी बहुत किरकिरी हुई है। हाँ। सरकार का भी इसके अंदर, मैं तो कहूँगा सरकार भी कटघरे में है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत पहले से सुलझ रहा है और इसके ऊपर टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि पहले भी इनका पत्राचार चलता रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस होता रहा है, डीजी तक गई है बात। तो इसका मतलब सरकार को का डर ही नहीं इनको किसी प्रकार का, और सरकार की शायद पता नहीं, मेरे ख्याल में तो ग्रिप नहीं है गवर्नमेंट की। सरकार की ग्रिप नहीं है, ये बड़ी बात यहाँ पर मिस्टर धनखड़, पूर्व आईएएस ऑफिसर, कह रहे हैं कि क्या अफसरों पर, पुलिस पर सरकार की ग्रिप नहीं है। खुल्लम खुल्ला इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, कौन सच्चा कौन झूठा, बड़ी ये बात की बात है। लेकिन सर्विस रूल्स के खिलाफ इस तरह से ओपनली एक दूसरे पर आरोप लगाना, डॉक्टर सर्वानंद आर्य। देखिए, इसके दो हिस्से में मैं देख रहा हूँ। हाँ। पहली बात, जो मैंने आज सारी ये घटनाक्रम को टीवी पर, नेशनल चैनल पे भी, आपके चैनल पे भी, दूसरे चैनल्स पर देखा, वो ये है हाँ। कि पहले तो ठीक है, इन दोनों के आपस में कोई विरोधाभास हो सकते हैं। हाँ। जैसे हमारे साथी धनखड़ जी कह रहे थे कि इनके आपसी
पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कई ओपिनियन डिफरेंस कई पॉइंट्स पर होते हैं, हाँ, परंतु वो एक अलग मसला है। आपका पत्राचार चल रहा है, आप एक दूसरे के खिलाफ लिख रहे हैं, आप सहमत नहीं है, हाँ, और आप सबसे ये बात भी कहना कि मैं महिला हूं, मुझे दबाने की कोशिश की गई, मीडिया को खरीदने की कोशिश की गई, मेरी जासूसी की जा रही है, हाँ, इन बातों को भी हम थोड़ा हल्का ले सकते हैं, परंतु जो अलग से बात हो रही है वो एक दूसरी महिला हाँ, जिसका केस चल रहा है हाँ, और उसके बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आक्षेप आ रहे हैं कि नवदीप सिंह विर्क ने हाँ। उसकी सहायता करने की कोशिश की और मुझे कहा 307 का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज करो। नहीं, जो मैंने उन्होंने आज तो टीवी यहाँ पर तक देखा। कहा कि हमारी जो ऑफिशियल बातें होती थी वो भी उस महिला को पूरी फॉरवर्ड की गई हैं, इंटीमेट रिलेशन है, इस हद तक वो उन्होंने बात कही है। और विर्क साहब ने ये कहा कि वो महिला जो है इनकी सहेली हैं, हाँ। उनके साथ, उनकी महिला की बहन के साथ भी इनके पारिवारिक संबंध हैं, और दूसरी तीसरी बातें। अब आप ये बताइए कि जनता इनसे क्या अपेक्षा कर सकती है? हाँ। आप इनको एक बड़ी जिम्मेवारी दे चुकी हैं, एक जो है ज्वाइंट सीपी है, कमिश्नर पुलिस है, क्राइम की तरफ, ट्रैफिक की तरफ, दूसरी तीसरी चीजों की तरफ जो गुड़गांव की पुलिस से संबंधित समस्याएं हैं, हाँ, उनके ऊपर कोई ध्यान इनका नहीं है। और जो ऐसा सरकार बिल्कुल चुपचाप, जैसे सरकार है ही नहीं इस प्रदेश के अंदर। और मैं एक बार बताना चाहूंगी, ये कह रहे हैं सरकार नहीं है, मैं चाहूंगी हमारी टीम वो खाली कुर्सी जरूर दिखाए। आज ये खाली कुर्सी दिखानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा ही आप देखते हैं ये सारी कुर्सियां भरी रहती हैं, विपक्षी दल से भी कोई ना कोई होता है, कांग्रेस से भी होता है और रूलिंग पार्टी बीजेपी से भी होते हैं, लेकिन आज ये कुर्सी खाली है क्योंकि बीजेपी को लगातार हमने जो उनके कोऑर्डिनेशन के लोग हैं, हमारे डेस्क ने, हमारे ऑफिस ने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी दफ्तर से हमें कोई भी एक कंक्रीट जवाब नहीं मिला और यही हमें कन्वे किया गया कि इस मुद्दे पर कोई भी बात करने के लिए कोई भी गेस्ट नहीं भेजा जाएगा। तो ये जो खाली कुर्सी आप देख रहे हैं, ये बीजेपी की खाली कुर्सी है, मैं आपको बार बार ये बताना चाहूंगी। लेकिन उसके साथ ये जरूर बता दूं कि जवाहर यादव ओएसडी टू सीएम वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने जरूर अपनी बात रखी कि सीएम के संज्ञान में बुरा मामला है, डीजीपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, बड़ा ही सेंसिटिव इशू है और इस पर पूरी तरह से जांच होगी, ये ओएसडी टू सीएम जवाहर यादव ने कहा। लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी प्रवक्ता को आज नहीं भेजा गया। क्या संकेत? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट ने कहा कि सरकार की कमजोरी कहीं ना कहीं दिख रही है। सरकार की कमजोरी नहीं, मैंने तो ये कहा सरकार ही नहीं नजर आ रही। कमजोरी तो बाद में दिखाएगी या मजबूती बाद में दिखाएगी। पहली बात ये है कि जो सीएम की ओएसडी का बयान है, मैं उसका कोई महत्व नहीं मानता। आप ये बताइए कि हमने सारी उम्र सरकारी नौकरियों में बिताई है और इनको देखते रहे किस तरह आईपीएस काम करते हैं, कैसे पुलिस के अफसर और आईएएस काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ने ग्रॉस वायलेशन किया कोड ऑफ कंडक्ट की। सीएम को यदि इंक्वायरी करनी चाहिए थी तो इन दोनों को सस्पेंड या हटाकर करनी चाहिए थी इमीडिएट। इसका ये मायने नहीं है कि आप 1-2 दिन 5 दिन और लीजिए, एक दूसरे के खिलाफ खतो किताबत कीजिए और सारे शहर के अंदर, जनता के अंदर पुलिस की छवि को और समाप्त कर दीजिए। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं खजांची के पास चलूं उससे पहले एक बार धनखड़ जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सर्बानंद आर्य जी ने कहा कि इमीडिएट दोनों का रिमूवल होना चाहिए था, उसके बाद इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जिस तरह से मिट्टी पलीत हुई है, आपका क्या कहना है? ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इसका एक बहुत ही गलत मैसेज जनता में गया है और पुलिस फोर्स में गया है। जो इनके रैंक्स हैं उनमें क्या मैसेज जाएगा, क्या प्रशासन चलेगा? इनकी वो तो इनकी लड़ाई देखते रहेंगे जूनियर्स, तो इनकी कोई उसके पास बैठेगा, कोई उसके पास बैठेगा, तो इसका बहुत गलत मैसेज जा रहा है और डिमोरलाइजेशन है पुलिस फोर्स में, इनके रैंक्स में आएगी। और जल्दी से जल्दी अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो थिंग्स विल फर्दर डिटेरियोरेट, एज डॉक्टर सर्बानंद सेड कि इनको तुरंत पहले रिमूव करके और किसी और सीनियर ऑफिसर से इसकी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। खजान जी क्या कहना है आपका? देखिए नवजोत जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से हरियाणा प्रदेश में फेल हो चुकी है और ये उनका कुशासन है। मैं सहमत हूँ डॉक्टर सर्बानंद आर्य जी से और एचएस धनखड़ साहब जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रिटायर्ड हैं। सिविल सर्विसेज रूल्स हैं, उनको वायलेट करना
और उसका एक प्रेस मीडिया में जाकर सिविल कोड ऑफ कंडक्ट का जो रूल्स का कोड ऑफ कंडक्ट है उसको आप धक्का बताकर और इस तरीके से मीडिया में जाकर शरेआम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ की जो जनता है, जो इस कमिश्नरी में जो जनता है, यहाँ आए दिन कत्ल हो रहे हैं, आए दिन कत्ल हो रहे हैं, कोई कातिलों को पकड़ा नहीं जा रहा है और उससे जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है और ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। देखिए, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, जगह जगह पूरे हाईवे पे जगह जगह इस तरीके के क्वेश्चन के वो लगाए हुए होते हैं। इसी प्रकार खजान जी, तो जिस तरह से डॉक्टर सरवंदारिया ने कहा, सरकार की तरफ से इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, कोई भी इमीडिएट एक्शन नहीं हुआ है, ना ही आज उनकी तरफ से कोई है यहाँ बात करने के लिए। नवजोत जी, इन्होंने ठीक कहा है, भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खाली पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में इतना साहस नहीं है, हौसला नहीं है कि वो आकर चैनल में रोज डिबेट करते थे। लेकिन अब 11 महीने में ही ऐसे हालत हो गए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो आकर यहाँ कम से कम भारतीय जनता पार्टी का वर्षन तो रख देता, क्योंकि कुछ कहने के लिए है नहीं, उनके हाथ खाली हैं। और जिस तरीके से प्रशासनिक फेल्योर हो गया, कोलैप्स हो गया सिस्टम, ये एक चिंता का विषय है। ये हरियाणा की पूरी जनता के लिए चिंता का विषय है और खासकर गुड़गांव कमिश्नरी के लिए चिंता का विषय है। यहाँ डे बाय डे रोजाना क्राइम बढ़ रहा है, दुनिया भर के यहाँ ऐसे ऐसे हीनियस क्राइम हो रहे हैं और उसके बावजूद अगर अधिकारी और उच्च अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके इस तरीके से अगर अपना मोर्चा लगाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरह से काम कर रहे हैं। उनको मैं समझता हूँ आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो सिविल सर्विसेज कोड है, उनको ट्रेनिंग भी मिली है, उनको सारे चीजें मिली है। डीजीपी साहब ने सिर्फ ये बयान देकर ये कह दिया कि इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मार्क कर दी गई है, उसके बावजूद बयानबाजी पूरा दिन चलती रही। पीड़ित महिला 7 साल से अजय भारद्वाज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, जो चीजें सामने आ रही हैं। पीड़ित महिला को अजय भारद्वाज से 2 बच्चे भी हैं, ये भारती अरोड़ा का कहना है। पीड़ित महिला की नीयत ठीक नहीं है, ये उनका कहना है। जांच रिपोर्ट में पीड़ित महिला पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पीड़ित महिला पहले भी 3 लोगों पर रेप का आरोप लगा चुकी है। ये सारी चीजें बिल्कुल एक फिल्मी स्टाइल में निकलकर सामने आती रही। फिर मनोज शाम को सामने आए, उन्होंने भी भारद्वाज पर ये आरोप लगाए कि प्रॉपर्टी को लेकर मतलब गलत हुआ है। भारती अरोड़ा ने दबाव बनाने की कोशिश की। जितने करेक्टर सामने आ गए, उसके बावजूद जो रिएक्शन और एक्शन शाम तक प्रशासन की या उच्च अधिकारियों की तरफ से होना चाहिए था, वो देखने को नहीं मिला। ये बहुत ही स्लो है, मैं ये कहूँगा, बल्कि ना के बराबर है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों में कोऑर्डिनेशन नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये कोई ताज़ा मुद्दा नहीं है जी। हाँ। इसको बहुत टाइम हो गया है जी बिल्कुल। और हाँ। जो आज भी जैसे आप कह रहे हैं क्या कितना स्लो ऊपर से रिएक्शन है या इन्वॉल्वमेंट है सरकार की, आप देख लें, उनका कोई नुमाइंदा नहीं है आज कुछ भी कहने के लिए, कोई डिफेंड करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल एक किस्म से फेल्योर है, फ्लॉप है। और जो जनता के अंदर इसको और इनके रैंक्स के अंदर जो एक मैसेज गया है वो बहुत ही विचलित करने वाला है कि ये किस प्रकार का प्रशासन है। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा, रोजाना इतना क्राइम है, इकोनॉमिक क्राइम है गुड़गांव के अंदर। कॉरपोरेट फेस ऑफ द कंट्री इसको बोलते हैं गुड़गांव को हम। और उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति हो कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो हेड कर रहे हैं वो इस प्रकार लड़ते हैं, तो कैसे और लड़ते हैं वो भी पब्लिकली लड़ते हैं और सारी मर्यादा को लांघ कर करेक्टर तक आप इल्जाम लगा रहे हैं। ये छोटे इल्जाम नहीं है। इट इज टोटल वायलेशन ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल्स। दे कैन नॉट एड्रेस द प्रेस लाइक दिस। Which of them may be right, I don't know, वो तो आफ्टर इंक्वायरी का मैटर है, पता चलेगा। लेकिन दोनों ही बिल्कुल वायलेट कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट को और सरकार की तरफ से बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रही जो कि हो जानी चाहिए थी। सरवंदारिया जी, अब गुड़गांव साइबर सिटी हम इसे कहते हैं, सबकी निगाहें इस हाई प्रोफाइल सिटी पर लगी रहती हैं। फास्ट पेस्ड लाइफ है और फिर हम स्मार्ट सिटी की रेस में भी कह रहे थे। क्या इस तरह से हम जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे पर इस तरह से लांछन लगा रहे हैं, कौन सच्चा कौन झूठा वो एक बात की बात है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा ड्रामा हुआ है, ये ड्रामा क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? ठीक है, फेलियर है, लेकिन क्या प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए था? तो क्या होना चाहिए था?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज की जरूरत बाद में होती है। हाँ। अब मुझे नहीं पता ये हमारे डीजीपी महोदय क्या कह रहे हैं कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, वो तो होनी जब Understood है। आपने एक महिला आईपीएस ऑफिसर इनडायरेक्टली ये कह रही हैं कि जो आरोपी हैं उसके हमारे सीपी साहब के साथ रिलेशन है, सीपी साहब उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और शब्दों के जाल में पीछे पीछे पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, जो बाकी जनता को समझ आती है, क्या सरकार को ये बात समझ नहीं आती? तो सीधी सादी बात यह है, इन दोनों की कम से कम पनिशमेंट तो है ट्रांसफर, ज्यादा से ज्यादा कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन में सस्पेंशन। और गवर्नमेंट एक्ट में सस्पेंशन एक पनिशमेंट नहीं कहलाई जाती, सस्पेंशन एक सिग्नल होता है ये बताने का कि अपनी जबान बंद रखो, और जनता को ये संदेश जाता है कि सरकार मजबूत है, हाँ। मजबूत भी है और अधिकारियों के ऊपर एक्शन लेना चाहती। हाँ। अब आपका ओएसडी एक दे रहा, ओएसडी का क्या महत्व है जनता के सामने? हाँ। तो ये बातें सोचने की हैं और इससे सरकार की छवि खराब हो रही है और ये अच्छी बात नहीं। मैं तो अब यदि मान लीजिए इनकी ट्रांसफर हो भी जाती है या इनको कोई और भी एक्शन होता है, हाँ। तो जूते भी खाए प्याज भी खाए, उससे क्या लाभ हुआ? सरकार की छवि कोई सुधरेगी थोड़ी। जो आज एक्शन लेने से सरकार की छवि सुधरती, वो बाद के एक्शन लेने से नहीं सुधर। पता नहीं किस बात से डर रहे हैं, कौन सा ऐसा प्रेशर है, कौन सा ऐसा दबाव है जो इन्हें कहता है कि एयरिंग यानी गलती करने वाले अफसरों के खिलाफ भी आप कार्रवाई ना करो। ऐसा कौन सा डर आपको लगता है कि अफसरों के खिलाफ ये इतनी एक्शन नहीं हो पाया? यहाँ तक कह दिया गया कि उस महिला के साथ इंटीमेट रिलेशन है। भारती अरोड़ा ने हमसे बातचीत करते हुए यहाँ तक कहा कि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। ये छोटे एलिगेशंस नहीं है। नहीं, वेरी सीरियस एलिगेशंस एंड पता नहीं सरकार क्यों नहीं तुरंत एक्शन ले रही और किस चीज़ से डरती है, या डर तो मैं नहीं समझता, लेकिन सरकार में निष्क्रियता है पूरी तरह से। सरकार में कोई निष्क्रियता है। डीजीपी साहब को इमीडिएट क्या करना डीजी साहब का बहुत ही सॉफ्ट बयान था, मैंने सुना था। हाँ। हमने दोनों की रिपोर्ट आ गई है, उनकी भी आ गई है, उनकी भी आ गई है, हम देख लेंगे और जो कुछ उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। हाँ। भाई कब करेंगे? यहाँ तो फेस ऑफ द कॉर्पोरेट फेस ऑफ द कंट्री है गुड़गांव। हाँ। और यहाँ तो दिल्ली से भी ज्यादा क्राइम हो चुका है, नोएडा और दिल्ली से भी ज्यादा क्राइम। हाँ। इतना ज्यादा क्राइम है और यहाँ जो टॉप पुलिस ऑफिसर्स दे आर फाइटिंग, तो क्या मैसेज जा रहा है? क्या क्रिमिनल क्या मैसेज लेंगे? या आम जनता का विश्वास कैसे रहेगा हमारी पुलिस फोर्स के अंदर? तो दिस इज और खजानजी, जिस तरह के एलिगेशंस हैं, ये तो साफ ही खाकी पर दाग लगने वाली बात है। जो जी ये जो गुड़गांव है पर्टिकुलरली, ये मिनी वर्ल्ड है और मिनी इंडिया भी है। और इसके बावजूद आपने देखा होगा पिछले दिनों एक रैली में एक इंस्पेक्टर को सरेआम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चांटा मारा था, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले दिनों महिला खिलाड़ियों को आपने दिखाया था रोते बिलखते हुए, और उनको, वो पुलिस की कर्मी थी, उन्होंने अपने अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए थे, आज तक भी कोई एक्शन नहीं हुआ। मधुबन जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वहां का वकवा था, तो आपने दिखा लिया। बार बार हम लोगों ने यहाँ डिबेट कर ली। इन स्पाइट ऑफ दैट, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार पूरी तरह से, सही कहा डॉक्टर सर्बानंद आर्य जी ने, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं हरियाणा में। तो सरकार नाम की चीज नहीं है, तो सरकार का कुशासन और सरकार की जो जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला था, हरियाणा की जनता के जनादेश का ये अपमान है और उनके साथ जाति है। जिस तरीके से जाति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो मखौल बना दिया कानून व्यवस्था का, जो अधिकारी जिस तरीके से अपने डिसिप्लिनरी फोर्स में नौकरी करते हुए, जो पेटीबंद नौकरी है, चाहे फौज की है चाहे पुलिस की है, वो बड़ी डिसिप्लिनरी मानी गई है। उन पर एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उनको सिर्फ क्राइम, सीरियस क्राइम और हीनियस क्राइम में वो मीडिया को अपनी बात कह सकते हैं, वो भी ट्रायल पे, ताकि कोई ट्रायल मीडिया ट्रायल ना बने, इस तरीके से उसको बचा के। लेकिन यहाँ रोजाना मीडिया के सामने जाते हैं, तो मीडिया के ज्यादा से जब जो आदमी मीडिया जो उनको छपास की वो लग जाती है, बीमारी लग जाती है, या मीडिया को जाने से रोजाना थ्रिल होते हैं वो, तो स्पीड ऑलवेज लिखा होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस विर की तरफ से ये एक प्रेस रिलीज भी मीडिया को भेजा गया, जिसमें ये कहा गया, डियर फ्रेंड्स, श्रीमती भारती अरोड़ा इज लेवलिंग फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट मी. आई एम सेंडिंग माय वर्जन बिलो एंड वुड रिक्वेस्ट यू दैट आई मे बी गिवन अ फेयर चांस एंड माय वर्जन इज आल्सो पब्लिश्ड एज वेल एज पार्ट ऑफ यू
ऑफ इन योर स्टोरी, यानी कि आप of the thing. क्लैरिफिकेशंस आप ये दे रहे हैं। मुझे ये चीजें ये समझ तो में नहीं आ रही हैं। अ कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड ऑन द अदर साइड जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, आप ये कर क्या रहे हैं अदर साहब? आपसे ज्यादा बेटर जानती हूं। they are making a laughing Mockery. mockery laughing stock of themselves. अपना मजाक करवा रहे हैं ये। हाँ, तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या करना चाहते हो? एक तरफ आप देखिए कि जो कोई शायद ही किसी कंट्री का ऐसा वो कंपनीज हो जिनके यहाँ पर ऑफिस ना हो या कोई फैक्ट्री वगैरह ना हो। कहाँ होंडा का रोजाना आप देख रहे क्या हो रहा है, उधर प्राइम मिनिस्टर FDI लाने की बातें कर रहे हैं दूसरे देशों से, और सबसे ज्यादा ये गुड़गांव इज द प्लेस वेयर जापानीज कंपनी और दूसरी सब आ रही हैं। और वो जब ये देखेंगे कि भाई यहाँ तो कानून व्यवस्था क्या होगी जब यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स इस तरह ओपनली फाइट कर रहे हैं, प्रेस में भी आ रहे हैं, अपना आपस में जो है हर तरह की बातें कर रहे हैं और गंदे एलिगेशन लगा रहे हैं, तो क्या 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 उनके ऊपर जाएगा? क्या FDI आएगी? क्या दूसरी कंपनी जी आएंगी वर्ल्ड की? क्या स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सिस्टम, बेटर पुलिसिंग, जो हम मॉरल पुलिसिंग की बात कर रहे हैं सर्वानंद आर्य जी, ये मॉरल पुलिसिंग कहाँ है? क्या सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है? हम सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। नहीं, यदि ऐसा है तो कोड ऑफ कंडक्ट नाम की वस्तु को हटा देना चाहिए। हाँ। एक IAS ऑफिसर अशोक खेमका जी, वो भी टीवी पर एक बार आए थे, उनसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या आप कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट तो नहीं कर रहे? मैंने उसको इंटरव्यू को बड़ी अच्छी तरह देखा था। मैं अशोक खेमका, मेरे पास काम भी कर चुके हैं, मेरे से जानकारी है उनकी। तो मैंने देखा कि उन्होंने सावधानी रखी, प्रेस के सामने बोलते हुए एक खास तरह की डिस्टेंस और सावधानी वो बरत रहे थे, जिससे प्रेस के अंदर वो ट्रायल ना चल सके। और वो दूसरी तरफ से अपने मन की बात भी कह रहे थे, जबकि मैं इसको भी ठीक नहीं मानता। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर तो वो भी आती है कि आप प्रेस में अपने सीनियर से पूछे बगैर कोई बयानबाजी नहीं कर सकते, या अपने बिजनेस संबंधी, यानी जो इनके ऑफिस का काम है, पुलिस कार्य है, उस संबंधी, या कोई IAS का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उस संबंधी आप बयान दे सकते हैं। खैर जो भी था, उन्होंने कुछ सावधानी बरती, परंतु आज तो कमाल हो रहा है, आपके हाथ में ये प्रेस स्टेटमेंट है कमिश्नर की, और ज्वाइंट कमिश्नर सारा दिन टीवी के ऊपर रही हैं, और उन्होंने कोई उनके चेहरे पे 1% भी भाव नहीं था कि वो कोई चीज कंसील करना चाहती हैं, जैसे वो योद्धा की तरह भी आज ही मैं फैसला कर दूंगी, उस अंदाज में वो बयान दे रही थी। तो मुझे अब बताइए, इंक्वायरी के लिए बचा क्या? अब तो जनता के सामने ट्रायल चलेगा ना। अब तो पब्लिक ट्रायल शुरू हो गया है। बिल्कुल। हम दिखाना चाहेंगे वो रिपोर्ट जो हमने एक तैयार की है, जिसमें जो है जॉइंट कमिश्नर भारती भी हमारे साथ रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे कि एक बार दोबारा से सारी चीजों को हम रिफ्रेश कर सकें सिलसिलेवार। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट जी। रेप संगीन और संजीदा वारदात, विश्वासघात, महकमे से मेहरबानियों का पर्चा, मेहरबानियों से मजबूर साजिश और बेनकाब एक चेहरा जिसके छाती पर लगे हैं हरियाणा पुलिस के सितारे। इन सितारों पर सवालों के दाग, दागदारी और कर्तव्य से गद्दारी का खुला खेल। बचाने की कोशिश और कोशिश पर ज्वाइंट CP का एतराज। गुड़गांव पुलिस, कैमरे पर जुबानी फाइटिंग, रेफरी का बीच बचाव, आरोप और बस आरोप। नाम नवदीप सिंह विर्क, ओहदा गुड़गांव पुलिस कमिश्नर। नाम भारती अरोड़ा, 1998 बैच की IPS और ज्वाइंट कमिश्नर गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस। नाम अजय भारद्वाज, गुड़गांव पूर्व डिप्टी कमिश्नर के बेटे और रेप मामले में आरोपी और पीड़िता। ये परिचय उन लोगों का है जिन्होंने साजिश को विवाद का रूप देने में जुबानी जमा खर्च किया है, और आज इसी जमा खर्च का हम विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि भारती अरोड़ा के आरोपों में और नवदीप विर्क की सफाई में साजिश की बू क्यों आ रही है। साथ ही ये भी खुलासा करेंगे कि रेप मामले में पारिवारिक संबंधों की जड़ें कहां तक पहुंचती हैं। ज्वाइंट कमिश्नर गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस ने अजय भारद्वाज रेप मामले में गुड़गांव पुलिस कमिश्नर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, और उस मामले की शिकायत हरियाणा के DGP यशपाल सिंघल से की है।
मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जिसको इन्होंने कहा था, जिसको इन्होंने पैसे ऑफर किया था, उन्होंने खुद मुझे बताया है और खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी उन्होंने ये बताया है कि इस तरह उनको पैसे ऑफर किए गए हैं भारती अरोड़ा के खिलाफ झूठी खबर छापने के लिए। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इसको फंसाओ, रेप के केस में फंसाओ, तो इन सब चीजों से क्या समझ में आता है? जो जिस तरीके से जो भी बात हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, जो हमारी मीटिंग में जो बात होती है, वो सारी बातें इस लड़की को पता चल जाती हैं। जो भी हमारे आपस में बात होती है, जो ऑफिशियल लेटर हम मुझे मिलते हैं, वो उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सीबीआई इसमें इंक्वायरी करे। मैं सीबीआई इंक्वायरी ही चाहूंगी क्योंकि इतने सीनियर ऑफिसर ने ये काम किया है एंड ही इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, ही इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। अभी आपने मेरे कमरे में अभी कमिश्नर ऑफ पुलिस का सीक्रेट एजेंट यहाँ पे था, सीआईडी का आदमी यहाँ पे था। क्यों? दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। मेरे कमरे में क्यों इस तरीके के लोग यहाँ पे थे? मेरी जासूसी क्यों की जा रही है? ठीक है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो। अजय भारद्वाज, जो कि गुड़गांव के पूर्व डिप्टी कमिश्नर के बेटे हैं, उन पर रेप का संगीन आरोप है। 27 जुलाई 2014 को गुड़गांव पुलिस ने अजय भारद्वाज समेत पूरे परिवार के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया था। 1 अगस्त 2014 को गुड़गांव पुलिस ने अजय भारद्वाज को इस मामले में गिरफ्तार किया, लेकिन साल 2015 में जब नवदीप सिंह विर्क की एंट्री हुई तो परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गईं। नवदीप सिंह विर्क के आने के बाद अजय भारद्वाज के खिलाफ दोबारा से रेप का मामला दर्ज किया गया, जबकि इसके लिए गुड़गांव कमिश्नर की तरफ से कोर्ट से कोई इजाजत नहीं ली गई, जिस पर आरोपी पक्ष ने सवाल भी उठाए थे और इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा ज्वाइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा को सौंप दिया गया। भारती अरोड़ा ने इस मामले में जांच रिपोर्ट में कहा कि अजय भारद्वाज पर लगाए गए आरोप साबित नहीं होते और यहीं से खेल शुरू हुआ ऑपरेशन साजिश का। पहला आरोप, झूठा मामला बनाने के लिए दबाव और प्रताड़ित किया गया। भारती अरोड़ा के मुताबिक अजय भारद्वाज पर लगे आरोप जब साबित नहीं हो पाए तो नवदीप सिंह विर्क ने उन्हें झूठा केस बनाकर आरोपी अजय भारद्वाज को फंसवाने के लिए दबाव बनाया, जबकि नवदीप सिंह विर्क का कहना है कि ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। भारती अरोड़ा झूठ बोल रही हैं। देखिए, एलिगेशंस ये सब गलत हैं और ये बहुत अच्छी बात नहीं है इस तरह की बातें मीडिया में करना। और बाकी हमने उनके खिलाफ रिपोर्ट पुलिस डीजी हरियाणा को भेज दी है। शायद इस तरह की बातें अपने बचाव में की जा रही है। इस केस के रिगार्डिंग में आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा गया कि आप उसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपका कहना कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें पूरे मैटर में। देखिए, गुड़गांव में जितने भी केस दर्ज होते हैं उसमें सब में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, बिकॉज मैं पुलिस कमिश्नर हूँ। मेरा काम लोगों को न्याय देना है। जिस तरीके से ये सारी बात हुई है, जिस तरीके से आउट ऑफ द वे जाके बिल्कुल ही झूठा मुकदमा इस परिवार के खिलाफ दर्ज किया गया है और मतलब अबव लॉ जाके जिसको दो एसीपीस जिस इंक्वायरी को कर चुके हैं, 2 एसीपीस ने कह दिया कि ये इंक्वायरी इसके पेरेंट्स का या फैमिली मेंबर्स का इसमें कोई रोल नहीं है। 2 एसीपीस ने ये कह दिया। उसके बाद कोर्ट ने भी ये रिजेक्ट कर दिया कि फैमिली मेंबर्स का कोई रोल नहीं है। उसके बाद बिना परमिशन लिए, नंबर 1 कोर्ट से कोई परमिशन नहीं ली। दूसरा आरोप, जांच रिपोर्ट में नवदीप सिंह विर्क पर सवाल। भारती अरोड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट में गुड़गांव पुलिस कमिश्नर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नवदीप विर्क ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आरोपी पक्ष के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए। तीसरा आरोप, नवदीप विर्क पर पीड़ित महिला की मदद करने का आरोप। कहानी को अगर पीड़ित पक्ष के आईने से देखने की कोशिश करें तो हर वो बारीकी आरोपों पर सवाल खड़ी करती है जिसका जिक्र भारती अरोड़ा कर रही है। मुझ पर आरोपी पक्ष से समझौता करने के लिए दबाव बनाया गया। नवदीप विर्क ने नहीं, भारती अरोड़ा ने अपने पद का दुरुपयोग किया। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई भी आप किसी भी कार्ड पे कोई भी लिख दे XYZ, मेरा नाम लिख दिया, किसी का लिख दे, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स नथिंग। ये जो लड़की है चंचल भारद्वाज और जो दूसरी लड़की है, ये दोनों मेरे पास आती रही हैं पिछले 1 साल से, दोनों। और केवल मेरे पास नहीं, हरियाणा के हर पुलिस ऑफिसर के पास, हर IAS ऑफिसर्स के पास ये दोनों लड़कियां जाती रही हैं, हर पॉलिटिशियन के पास जाती रही हैं अपने इसी केस के मामले में। ये तो बहुत नॉर्मल बात है कि लोग मिलने आते हैं। भारती अरोड़ा से ही अपनी इंक्वायरी करानी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाई एक्यूज को इतने चांस, इतनी अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रही है इस कंट्री में कि वो एक स्पेसिफिक ऑफिसर से ही मार्क कराना चाहते हैं। भारती अरोड़ा ने अपनी पावर का मिसयूज किया
और उसने मेरे घर में और मेरे विटनेसेस के घर में पुलिस ऑफिसर्स भेज के उनको डराने की कोशिश की, जबकि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है ट्रायल में, और अब मेरे सारे विटनेसेस ट्रायल में जाने वाले हैं। ये कोर्ट फैसला करेगी कौन सही है कौन गलत। लेकिन भारती अरोड़ा ने नाजायज तरीके से मेरे घर में पुलिस ऑफिसर के भेष में एक आरएसओ को भेजा, एक कैमरा लेकर उसके थ्रू ये मैसेज भेजा कि वो मेरा मैटर सेटल करा सकती है अगर मैं चाहूँ तो। भारती अरोड़ा आरोपी अजय की बहन चंचल भारद्वाज को व्यक्तिगत रूप से जानती है। सवाल भारती अरोड़ा और चंचल भारद्वाज के व्यक्तिगत संबंधों पर भी खड़े होते हैं। सवाल नवदीप विर्क पर भी खड़े होते हैं। सवाल है कि अगर नवदीप विर्क सच बोल रहे हैं तो फिर क्यों उन पर उंगली उठाई जा रही है? मेल पर भारती अरोड़ा को धमकी क्यों दी गई? पीड़ित महिला से उनका कैसा रिश्ता है? और सबसे बड़ा सवाल है कि जांच रिपोर्ट पर अब तक पुलिस विभाग चुप क्यों बैठा रहा? भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको सिलसिलेवार दोबारा से समझाने और बताने की कोशिश की कि आज पूरा दिन हुआ क्या, किस तरह से भारती अरोड़ा ने क्या कहा, कमिश्नर ऑफ पुलिस विर्क ने क्या कहा और जो पीड़ित महिला थी उन्होंने क्या कहा, कितने बड़े बड़े खुलासे, कितने बड़े बड़े आरोप, और उसके बावजूद शाम तक अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ रहा है। हमारे पास अभी एक कॉल आया है, वो पुलिस में, गुड़गांव पुलिस में कांस्टेबल हैं। उनका नाम हम ओपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा नाम नहीं बताइए। गुड़गांव ईस्ट में वो पोस्टेड हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइए, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी, सुन रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गुड़गांव पुलिस में अभी जो चल रही है, हाँ, नवदीप सिंह विरक, एक इसका SO2 लगा हुआ है, उसको ACP राजेश उर्फ चिच्ची, हाँ, उसका हमने RTI के थ्रू सब कुछ मांग लिया, लेकिन कमिश्नर बोलता है ये ठीक है। हाँ, लेकिन जो गुड़गांव में जो चल रहा है, इन दोनों की एक वो तानाशाही चल रही है आज के दिन। आपका ये कहना है कि कमिश्नर विर्क की और ACP राजेश की तानाशाही चल रही है गुड़गांव में? हाँ जी, जैसा ACP राजेश चाहता है वैसा ही विरक साहब कर रहे हैं। हाँ, और मेरी लड़की के खिलाफ भी एक केस दर्ज हुआ था, उसमें भी इन्होंने ACP राजेश चिच्ची और इस पुलिस कमिश्नर ने, और जो पहले वाला पुलिस कमिश्नर और DGP, आज तक किसी का जवाब नहीं आया। हमने RTI के थ्रू भी मांग लिया। हाँ, लेकिन एक तो अभी बाकी का नाम नहीं, चलो मैं जब सामने आएंगे तो करेंगे बात। हाँ, तो आपका ये कहना है कि जो मिस्टर विर्क हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, तानाशाही रवैया है उनका? मिस्टर विरक IPS हैं। हाँ, और एक ACP राजेश चिच्ची है, वो कभी पुराने जमाने में इनके साथ रहे हैं, लेकिन आज के दिन गुड़गांव में तकरीबन पुलिस बेहाल है। अच्छा, आपने ये बताया कि आप गुड़गांव ईस्ट में कहीं पोस्टेड हैं। हम आपका नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपने मना किया है, लेकिन आप गुड़गांव ईस्ट में पोस्टेड हैं। आप घुटन महसूस कर रहे हैं क्या इस कमिश्नर के अंडर काम करते हुए? घुटन नहीं जी, मैंने उसके शिकायत लेकर मैं राव नरवीर के पास भी गया हूँ। हाँ, लेकिन राव नरवीर भी उस ACP को ये बोलता है कि आपकी कॉल डिटेल कौन निकलवाएगा। हाँ, मैं जब उसके पास गया तब मैंने पूछा हाँ, कि आप गलत हैं, यानी कि किसी को यही नहीं पता गुड़गांव पुलिस में हो क्या रहा है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, सब जो इनकी बात मान लेते हैं ACP चिच्ची की और इस विरक की, वो तो सेफ है गुड़गांव आज के दिन। अच्छा, आप कांस्टेबल हैं गुड़गांव पुलिस में? हाँ जी। आप गुड़गांव ईस्ट में पोस्टेड हैं कहीं पर? नहीं, गुड़गांव ईस्ट में नहीं जी। मीडिया अगर मेरा साथ देना, हाँ, तो मैं हर एक आदमी की पोल खोल सकता हूँ। जी। अच्छा, धनखड़ जी, ये क्या है? एक कॉल आ रहा है, कांस्टेबल हैं गुड़गांव ईस्ट में, कह रहे हैं पोस्टेड हैं, और खुलकर, क्योंकि हम उनका नाम नहीं उजागर कर सकते, खुलकर वो अपनी भड़ास और जो इल्जाम है पुलिस कमिश्नर विर्क और ACP राजेश पर लगा रहे हैं, और घुटन नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर मेरा साथ दे तो मैं तो बहुत कुछ सामने ला सकता हूँ। ये बगावत है क्या? डिसिप्लिनरी फोर्स हम इसको कहते हैं, डिसिप्लिनरी फोर्स है, और जिस टाइप का माहौल है, इट इज अनपैरेलल्ड एंड विच कैन नॉट बी थॉट ऑफ के इस टाइप के भी हालात पुलिस के अंदर हमने तो कभी देखा नहीं। इस टाइप के हालात है। ठीक है, इनकी आपस में तो हर डिपार्टमेंट में
छोटे मोटे चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, बोलने की बात कर रहे हैं, ये क्या है? इतने सबॉर्डिनेट्स इस टाइप के सामने आ रहे हैं। चलो वो तो इमीडिएट सबॉर्डिनेट है, ज्वाइंट सीपी तो। और नीचे के जो रैंक से मैं पहले ही बता रहा था कि डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा नीचे। अनुशासन क्या रहेगा नीचे? और ये वही हो रहा है। इट इज हैपनिंग। हम अपनी टीम से कहेंगे कि एसीपी राजेश से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि हम एसीपी राजेश से बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से वो सीट दिखा दें, बीजेपी की खाली सीट जो आप देख रहे हैं। हम जरूर चाहेंगे कि बीजेपी की तरफ से कोई बोले, ताकि हम रख सकें कि सरकार का पक्ष क्या है। सीट खाली है। अपनी टीम से कहेंगे कि बीजेपी के किसी प्रवक्ता को या किसी को फोन लगाने की कोशिश जरूर करें। सर्वानंद आर्या जी, ये जो एक नई बात, एक कांस्टेबल फोन करके अपनी बात रख रहा है, मंत्री तक की बात कर रहा है, कमिश्नर पर इतने इल्जाम लगा, तानाशाही रवैया है, ये सब क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जहाँ तक आरोपों की बात है, वो मैं इसको बिल्कुल नया नहीं मानता। अगर वो आरोप खुले लग रहे हैं, ये नई बात है। बिल्कुल जो धनखड़ साहब ने कहा है कि ये इस प्रकार से जिस तरह की कोई बगावत होगी फोर्स के अंदर, इस फोर्स का मतलब, फोर्स का कोई से भी फोर्स हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्स और मिलिट्री और पुलिस के अंदर पहली बात तो डिसिप्लिन की है। डिप्रेशन होते हैं, एक दूसरे से नाराजगी भी होती है, गुस्सा भी होता है, अन्याय भी होता है, ये चलता है, परंतु वो लिखित पढ़त में चलता है। और उसमें एफिडेविट भी दिए जाते हैं, लोग कोर्ट्स में भी जाते हैं, परंतु इस प्रकार से नहीं जाता। ये जो दो सीनियर ऑफिसर्स ने, जो नंबर 1 नंबर 2 होंगे या नंबर 1 1 3 होंगे, जो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, एग्जाम्पल सेट किया, तो एक कांस्टेबल की भी हिम्मत होगी वो आकर कहने की, देखिए साहब, वो पीड़ित होगा अंदर से, और वो पीड़ा जो है उसने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की। आज उसे क्या हौसला मिला कि मैं भी मीडिया में जाके अपनी बात रख सकता हूं? जबकि इतने सीनियर आदमी मीडिया में जा रहे हैं, तो मेरा जानने पे कौन सा तूफान कौन सा कहर टूट पड़ेगा। तो ये इस फोर्स की डिग्रेडेशन की शुरुआत, क्या अंत ही समझिए। इससे ज्यादा डिग्रेडेशन नहीं हो सकता। और इमीडिएट 24 घंटे में यदि एक्शन नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो भगवान मालिक के 24 घंटे में एक्शन नहीं होता। 12 घंटे गुजर चुके हैं, 12 घंटे रात के हम देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से कही जा चुकी है। खजान जी, देखिए, ये हरियाणा की स्मार्ट पुलिस है, और इस तरीके से जिस तरीके से बगावत के सुर एक कांस्टेबल लेवल के आपके मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आए, मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल ही असहनीय हिसाब किताब हो गया। ये कुशासन की इंतहा हो गई है, और सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए, गुड़गांव के कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और इवन कांस्टेबल, उनकी ग्रीवेंस को पहले रिड्रेस करें। उनकी ग्रीवेंस एक दूसरे के खिलाफ है, और जनता की ग्रीवेंस पर भी वो प्रायोरिटी पर उनको अटेंशन देनी चाहिए। वो कहते हैं हम स्मार्ट गुड़गांव बनाओगे, स्मार्ट इंडिया बनाओगे, और मोदी जी कुछ नई बातें लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज कुर्सी छोड़कर भागे हुए हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर चैनल में आकर अगर अपना वर्सन नहीं रखता, तो लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा एक लोकतंत्र में गलत मैसेज आता है। लोकतंत्र में उनको आकर अपनी बात कहनी चाहिए थी। पार्टी अलग होती है, सरकार अलग होती है। अगर कोई गलती करता है तो उसके बारे में उनको सचेत करना, उनको लाइन पे लाना, ये सिस्टम का काम है, और सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से आपको बधाई भी देता हूँ। विपक्षी दल के लोग भी नहीं, आपके माध्यम से मैं नवजोत जी, वो किस वजह से भाग रहे हैं उस पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इनवाइटेड आपको पता है वो भी हैं। अब मुख्य विपक्षी दल के प्रवक्ता क्यों नहीं पहुंचे हैं, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। नवजोत जी, ये तो मिले हुए हैं, मुख्य विपक्षी दल और सरकार दोनों मिले हुए हैं। इनकी तो आपस में घी खिचड़ी है, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल सकते। और जहां तक बात है, हमारे बहुत ही विद्वान साथी हैं डॉक्टर सर्वानंद जी और एच.एस. धनखड़ साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। सरकार पूरी तरह से है ही नहीं प्रदेश में। जब सरकार नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री से मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि वो इस पर तुरंत संज्ञान लें। 2 कुर्सियां आज खाली हैं। इनेलो, मुख्य विपक्षी दल और सरकार बीजेपी की तरफ से 2 कुर्सियां आज खाली हैं, जो जिनके नुमाइंदे यहाँ नहीं हैं। हमने उनको बुलाया, हमने बात रखने की कोशिश की कि वो अपना पक्ष रखें, लेकिन दोनों में से अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। बीजेपी ने तो कह दिया था कि आज कोई नहीं आएगा इस मुद्दे पर बोलने के लिए।
मुख्य विपक्षी दल की तरफ से ये कहा गया था कि कोई आएगा, लेकिन पहुंचा नहीं है। अब वो क्यों नहीं पहुंचे हैं वो मुझे समझ में नहीं आया है। सरवनंद आर्या जी की मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीति को बेहतर समझते हैं, तो कुछ बातें इनके मुंह से ज्यादा बेहतर है। देखिए, बात ये है कि मेरे मित्र और साथी खजान सिंह जी, इनसे तो हम रोज भिड़ते भी हैं, इनकी प्रशंसा भी करते हैं। इनकी कई बातों में बड़ा वजन है, और आज इनकी बातों में वजन इसलिए कि कोई जवाब देने वाला नहीं है। हम तो अपने विश्लेषक के तौर पर ही बोल सकते हैं ना, पार्टी को डिफेंड तो हम नहीं कर सकते। जो पार्टी का नॉमिनी आज नहीं आया, मुझे उसके ऊपर एक बात कहनी है, और मैं माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे हैं, स्वच्छ हैं, भ्रष्ट नहीं हैं, ये बातें तो जनता में चलेगी, परंतु आप प्रशासक हैं, ये बात जनता में अभी उनके गले नहीं उतर रही। आपका इसका अर्थ यह है कि पार्टी भी आज आपको डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ी हुई, तो इसका अर्थ यह है कि पार्टी ने भी सरकार को छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया कि क्या पार्टी आज के दिन में यदि सरकार की छवि पर कोई आक्षेप आता है तो मुख्य विपक्षी दल नहीं सही, परंतु दूसरा जो विपक्षी दल है वो आपके ऊपर हमले कर रहा है। और आप अपनी डिफेंड और मुख्य विपक्षी दल अपने ही लेवल पे गायब हो गए। उनको वो जब सरकार के प्रति तो जवाबदेह है नहीं, परंतु वो जनता के प्रति जवाबदेह थे। इस वक्त उनको भी हाजिर होना चाहिए था, परंतु सरकार का कोई व्यक्ति आगे आकर सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपनी समीक्षा स्वयं करनी चाहिए कि जो ये सलाहकारों का जमावड़ा लिए फिरते हैं, इसके कोई मायने नहीं है। आपको इसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन करना होगा यदि शासन को ठीक से चलाना। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ गई हैं, पीड़िता हैं, एक बार उनसे बात करना चाहूंगी। ज्योत्सना, आप सुन रही हैं मुझे? जी हाँ, मैं सुन रही हूँ। ज्योत्सना, बड़े बड़े एलिगेशंस आज सुबह से लग भी रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल आप पर खड़े हुए, वो ये है कि आप पहले भी इस तरह के रेप के एलिगेशंस लगा चुकी हैं। आप ये कॉन्कॉक्टेड स्टोरी सुना रही हैं। आपका पक्ष जानना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहती हैं इस पर। ये एलिगेशंस बिल्कुल गलत हैं और झूठे हैं, क्योंकि आज की डेट में मैंने कभी भी अपने खुद के हस्बैंड के ऊपर कोई रेप का इल्जाम नहीं लगाया। उनके खिलाफ हमारी एक नॉर्मल डोमेस्टिक वायलेंस की दर्ज हुआ था, और अजय भारद्वाज के ऊपर भी जो केस लगा है वो डिसीटफुल कंसेंट का लगा है, जिसको हम इंडिया में रेप कहते हैं। इसका सेक्शन 376(2)(n) है जो कोर्ट ने लगाया है, और इसके अलावा उन्होंने 493 चार्ज फ्रेम कराए। जो ये बात कर रहे हैं कि मैंने रेप के वो करे, अगर मैं एक्सटॉर्शनर रैकेट में होती तो मैं अब तक तो बहुत पैसे कमा चुकी होती। मेरे पास जो मुझे पैसे मिले हैं एलिमनी में, वो मेरे बेटे के लिए मिले हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में, जो मेरे बेटे के नाम पे डिपॉजिट थे, जो अजय भारद्वाज ने उल्टा मुझसे सारे के सारे पैसे ले लिए। उसने मुझसे वो सारे पैसे ले लिए और मुझे एक पीडीसी चेक दिया जो बाउंस हो गया है, जो आज उसका भी वो चल रहा है। तो अगर मैं एक्सटॉर्शनिस्ट थी, मैं एक्सटॉर्शनिस्ट हूँ या अजय भारद्वाज एक्सटॉर्शनिस्ट है? मैंने कोई किसी के ऊपर रेप का इल्जाम नहीं लगाया। ये जो बात कर रहे हैं मेरे फर्स्ट हस्बैंड की, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। और जो 2015 के अंदर मेरा इंसिडेंस हुआ है, वो एक एक्चुअल इंसिडेंस हुआ है, जिसमें कोर्ट ने, मेरा रिपोर्ट भी आ चुकी है, CFSL की रिपोर्ट आ चुकी है दिल्ली के अंदर, जिसमें पॉजिटिव आया वो। तो अगर मेरे साथ ये हादसे हो रहे हैं, ये इनको जोड़ करके अपने आप को फायदा पहुंचा रहे हैं। इनके खिलाफ जो कोई केस दर्ज हुआ है उस एविडेंसेस प्रूफ के साथ हुआ है। ज्योत्सना, माफी चाहूंगी, 1 मिनट रुक जाइए आप। 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। मेरे साथ बीजेपी सांसद धर्मवीर जुड़ गए हैं, एक बार उनसे जरूर बात करना चाहूंगी। धर्मवीर जी नमस्कार। धर्मवीर जी, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? धर्मवीर जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं आ रही है, एक बार टीम से चाहेंगे कि दोबारा उनसे बात करें। ज्योत्सना, आप कह रही थी कि जो इसका मतलब जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, और आपका ये कहना है कि भारती अरोड़ा ने टोटल ही बायस्ड किया है आपके साथ। एब्सोल्युटली, बिकॉज हमें टाइम एंड अगेन डीजीपी सर को हमने एक लेटर लिखी, बिकॉज उन्होंने मेरे विटनेसेस के पास 5 पुलिस ऑफिसर्स भेजे कि आने के लिए, और प्रेशराइज किया उनको स्टेटमेंट्स देने के लिए अजय के फेवर में। और उसमें से एक विटनेस ने आकर के ये कंप्लेंट भी किया और वो मीडिया में भी आया है। और उसके अलावा भारती अरोड़ा को स्पेसिफिकली एक्यूज में ही एक इंक्वायरी मार्क करने के लिए बोला था। मतलब उन्होंने एक कंप्लेंट में लिखा कि हमें जॉइंट कमिश्नर IPS लेडी पुलिस ऑफिसर से ही इंक्वायरी मार्क करवानी है। और जब भी ये चंचल भारद्वाज या इसके पेरेंट्स या कोई भी आता था अजय, तो ये बोलते थे हमें तो इंक्वायरी सिर्फ भारती अरोड़ा से ही करानी है।
ज्योत्सना, एक मिनट आप बने रहिए मेरे साथ। सांसद धर्मवीर जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। धर्मवीर जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी। धर्मवीर जी, आज जिस तरह से गुड़गांव पुलिस के दो बड़े अफसरों के बीच ये जो एक युद्ध छिड़ गया है, इस पर क्या कहना है आपका? ये किस तरह की पुलिस की छवि लोगों के बीच जा रही है, क्या संकेत जा रहे हैं? देखिए, हमारा देश सभ्यताओं और मान्यताओं पर टिका हुआ था। हमारी सामाजिक जो सिस्टम है दुनिया में सबसे मजबूत मानी गई है, और बड़े शर्म की बात है कि छोटी छोटी बातों पर हम कोर्ट कचहरी में हमारा परिवार टूटता जा रहा है। मैं तो केवल ये कहना चाहूंगा। धर्मवीर जी, ये छोटी बात नहीं है। दो बड़े पुलिस अफसर, एक जॉइंट कमिश्नर, एक कमिश्नर, एक दूसरे पर बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं। पुलिस की छवि इस वक्त सवालों में है। अरे मैं तो यही कह रहा हूँ कि पुलिस के बाद तो बाद में गया है, पहले इस घर को बसाने की सोचो। हमारी बहन बेटी, हमारा जो सिस्टम, धर्मवीर जी, मैं उस केस के बारे में बात ही नहीं कर रही। सिस्टम है धर्मवीर जी, अल्टीमेटली है तो हमारे समाज से संबंधित। धर्मवीर जी, मैं एक मिनट में ये बात सुनते हैं। धर्मवीर जी सुनिए, तो मैं उस केस के बारे में बात नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर के एलिगेशंस की बात कर रही हूँ। छोड़ दीजिए उस केस को। जिस तरह से कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मैं कहता हूँ ये भी हमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ानी चाहिए बात। कानून अपना काम करेगा, कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए। इस बात को भी ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। हाईलाइट नहीं होना चाहिए, वो तो हो गया। आपके दो पुलिस के बड़े अफसर मीडिया में आकर खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर इतने बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। ये किस तरह की छवि क्रिएट हो रही है? और उसके बाद कोई एक्शन भी नहीं हो रहा अभी तक। कहीं न कहीं हर चीज का समाधान है। हाँ, इसलिए हमें केवल पॉजिटिवली समाधान की सोचनी चाहिए, इसको अदरवाइज ना लेके चले। मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा। सर नारायण जी, आप इस बात से कोई इत्तेफाक रख रहे हैं? खजान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एमपी साहब, धर्मवीर जी। हाँ जी, नमस्कार, खजान सिंह एडवोकेट बोला था जी। वकील साहब, सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट होता है। पेटी बंद जो अफसर हैं पुलिस के, फौज के, पैरामिलिट्री के, क्या वो प्रेस मीडिया में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर एलिगेशन लगा सकते हैं? मैं तो केवल मेरा व्यू वही है कि हमें समाज को और मजबूत बनाना चाहिए। आप सांसद हैं चुने हुए, जी, समाज की बातें सांसद हैं चुने हुए, मंत्री रह चुके हैं, बात कीजिए। हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट के, और सीपीएस रह चुके हैं, सांसद हैं। आपका बात है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो देश को आगे बढ़ाने की, समाज को मजबूत करने की ऐसे बढ़ेगी, आपको नहीं लग रहा है? एक सिपाही ने भी अभी यहाँ मीडिया में अपनी बात रखी। अगर मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, अगर मीडिया मेरे साथ दे तो मैं बहुत बड़े बड़े कांड उजागर कर सकता हूँ। किसने कह दिया? ये कांस्टेबल है, जो सर्विंग कांस्टेबल है। पहले कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और फिर एक कांस्टेबल आ गया जो सर्विस में है। उसने कहा भाई मुझे अगर मीडिया पूरा सहयोग दे तो मैं बहुत बड़े बड़े कांड धर्मवीर जी, प्लीज कंक्रीट बात का जवाब दीजिए। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरह से दो बड़े पुलिस अफसर आपस में ये एलिगेशंस लगा रहे हैं। धर्मवीर जी, शायद इससे ज्यादा वो कुछ कहना नहीं चाहते। सरवण आर्या जी, एक जिम्मेदार सांसद की तरफ से इस तरह का बयान, तो आप सरकार का अंदाजा लगा लो फिर क्या करेगी आगे। सांसद नहीं, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं हरियाणा के। सरवण आर्या जी कुछ कहना चाहेंगे या कुछ कहना ही नहीं है? रह चुके हैं। मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। नहीं, बहुत कुछ है कहने के लिए, क्योंकि एक सांसद जुड़े हैं हमारे साथ। हमने कोशिश की बीजेपी का पक्ष जानने की। सांसद नहीं हो सकता है उन्होंने पूरे रेफरेंस को, वो टीवी ना देख रहे हो, बाहर हो, जब आपसे कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो मैं उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता। वो सुबह से ये पूरा मसला चल रहा है, किसी के जहन में ये पूरी बात ना हो, क्या ये डाइजेस्ट होने वाली बात है? देखिए ऐसा है, इसमें सांसद, फिर आपने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया सारा। सांसद इसमें क्या करेगा? नवजोत जी, ये तो हरियाणा की बात है। इंडिया के दो, एक कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर, एक होम सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर, वो भी माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके की आरोप लगाकर और इस्तीफा देकर जा चुके हैं। तो ये तो यहाँ हरियाणा की बात नहीं है। इंडिया के लेवल पर माननीय मोदी जी
जो विदेशों में जाकर प्रचार की भूमिका निभा रहे हैं, यहाँ अपनी जो प्रशासनिक उनके अधिकारी हैं उनका गला घोट रहे हैं, और ये पूरे इंडिया में ही अराजकता फैलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और देश में फेल होगी। खजान जी, वो थोड़ा मामला अलग हो जाएगा, यहाँ पर हम बात सिर्फ सिस्टम की कर रहे हैं। सहमत नहीं हूँ। हाँ। देखिए, ऐसा हो सकता है इनके केस जो ये बता रहे हो उसमें सच्चाई हो, मुझे उसकी ज्यादा समझ भी नहीं है, परंतु यदि आपको अपने से सुपीरियर के खिलाफ कोई शिकायत है और आप महसूस करते हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस्तीफा देके चले जाना, जैसे इन्होंने कहा वो चले गए। अब इससे उनका दम घुट रहा था, हजारों आईएएस और आईपीएस ऑफिसर पूरे देश में काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे हों तो हम इसको एक जनरलाइज पैरामीटर नहीं बना सकते। यहाँ किस्सा दूसरा है, ये सर्विंग है, दोनों नौजवान है इस वक्त, और गुड़गांव जैसे शहर में एक अहम जगह पर बिल्कुल, और ये जैसे दे आर जस्ट लाइक ए गोल्डन फिश, इनके ऊपर सब लोगों की निगाहें हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो वाद विवाद पब्लिकली इन्होंने प्रेस के माध्यम से किया, ये बहुत सीरियस है, वायलेशन तो है ही, इससे प्रदेश की सरकार की छवि भी बिगड़ती है। तो इसमें अब इन दोनों को क्या करना है वो प्रश्न ही नहीं उठता। बिल्कुल अब नहीं तो उठता। प्रश्न उठता है सरकार को इसमें क्या करना। बस। धनखड़ जी, ये तो बहुत बड़ी बात होगी जिस तरह से सर्वानंद आर्य ने कही कि ये तो अब प्रश्न ही नहीं उठता कि इन दोनों को क्या करना है। जिस तरह से एक कांस्टेबल ने, जो सर्विंग कांस्टेबल है, अपनी बात फोन करके मीडिया के पास रख रहे हैं, यानी कि एक मैसेज जा रहा है कि आपकी जो अंदर की दबी हुई बातें, अब आप जाइए और अपनी बात कहिए। डिसिप्लिन कहीं नहीं है, सिस्टम कहीं नहीं है। हम कौन सी मॉरल पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, कौन सी हम सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं? देखिए जी, बात ये है कि जब इस प्रकार का माहौल है टॉप के ऊपर, तो नीचे डिसिप्लिन हम उसकी उम्मीद कर ही नहीं सकते। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी डिसिप्लिन इन द लोअर रैंक्स। मैं शुरू से कह रहा हूँ, क्योंकि अब तो उससे ज़्यादा उनमें इनकी बातों के ऊपर ज़्यादा चर्चा रहेगी, और जिसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे कोई क्राइम की और बात हो, उनकी तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं होगा। तो द थिंग्स विल डिटेरियोरेट until unless this is curbed by the government at the earliest। या तो इसको रोका जाए और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए इन ऑफिसर्स के खिलाफ, और इनको चेंज किया जाए, और तब जाके कोई डिसिप्लिन एनफोर्स हो सकता है। वरना तो इस कांस्टेबल जितने तो पता नहीं कितने लोग बैठे हैं, और ये खुद जो कल को उठेंगे, अपनी बात कहेंगे। ये कह रहा है कि मैं पता नहीं कितने को निकाल सकता हूँ, इस टाइप का स्कैंडल दे सकता हूँ। तो इस टाइप के तो बहुत है, ये तो एक नहीं, मत करिए। तो they things are लेकिन very, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कमिश्नर पर कि वो तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, और भारती अरोड़ा भी कह रही हैं कि ही इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, मेरा वहां तक इन्फ्लुएंस नहीं है। क्या ये इन्फ्लुएंस की बात है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल कर रही हूं। मैं नहीं समझता जी कि इन्फ्लुएंशियल है सीपी इसलिए नहीं हो रही। आई डोंट एग्री। कारण तो यही है कि सरकार में तालमेल नहीं है, और टॉप लेवल के ऊपर निष्क्रियता है, कंट्रोल नहीं है। इनडिसिप्लिन इसलिए होता है। डीजीपी तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। डीजीपी, यस, उनके तो पिताजी मोदी जी के साथ काम कर चुके हैं। ये मोदी जी ने स्वयं जींद की रैली में कहा था। रामेश्वर दास जी तो उनका रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, सीनियर आदमी रहे हैं, उनको एक्शन लेने में क्या हिचकिचाहट हो सकती है? कोई ऐसी इन्फ्लुएंशियल की मैं नहीं मानता बिल्कुल। दिस इज जस्ट नॉट एग्रीएबल। ये तो बस सरकार की, मैं तो कहता हूँ, फेलियर है, और सरकार के लेवल पे निष्क्रियता है। ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं है, ये बातें उठी थी, क्या ऐसा लग रहा है? कंट्रोल नहीं है, वही मैं लग क्या रहा है? तो आपके सामने प्रमाण है। जब प्रमाण सामने आ जाए तो प्रत्यक्ष और प्रमाण में तो यही अंतर है। खजान जी, चलिए, वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट्स आप क्या कहेंगे? देखिए, जिनके ऊपर लोगों की ग्रीवेंस रिड्रेस करने की जिम्मेवारी है, लोगों के क्राइम कंट्रोल करने की जिम्मेवारी है, ट्रैफिक कंट्रोल करने की जिम्मेवारी है, पूरे कमिश्नरी का क्राइम, हीनियस क्राइम, वुमेन क्राइम, सभी क्राइम रोकने की जिम्मेवारी है। वो उनकी खुद की ग्रीवेंस, ये हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके ग्रीवेंस दूर नहीं कर रहे। उनकी अपनी अपनी ग्रीवेंस है। कमिश्नर की जॉइंट कमिश्नर के खिलाफ है, जॉइंट कमिश्नर की कमिश्नर के खिलाफ है, कांस्टेबल की जॉइंट कमिश्नर के खिलाफ है, और एक महिला हमारी हरियाणा की बेटी अभी रो रही थी, और एक हरियाणा की आईपीएस बेटी। आपके सामने किस तरीके से हालात हो रहे हैं, मैं ये कहता हूँ, ये खुद मुंह से बोल रहे हैं कि हरियाणा में जंगल राज है और कायदा कानून खत्म हो गया, डिसिप्लिनरी फोर्स का
पूरा जो है बेनकाब हो गया मामला। चलिए, बेहतर बेहतर। धनखड़ साहब, फाइनली आप क्या कंक्लूड करना चाहेंगे कि अभी भी इस पूरे डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए क्या इमीडिएट प्रॉम्प्ट चीज होनी चाहिए? प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट, दे शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली एंड एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम, दैट इज द ओनली अल्टरनेटिव. That is the only damage control left. Yes, otherwise they will if they drag on like this then things will deteriorate. अभी तक तो ये आरोप लग रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं है, अब आपने कहा कि ये तो सामने दिख रहा है। सरवनंद आर्या जी, तो सवाल आपसे भी मेरा यही है, डैमेज कंट्रोल की जो हम बात कर रहे हैं वो डैमेज कंट्रोल कैसे? डैमेज हो चुका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, पोस्ट डैमेज कंट्रोल हो सकता, डैमेज के बाद और डैमेज ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ इनको इमीडिएटली रिलीव कर देना चाहिए और डिपार्टमेंटल एक्शन हो जो इनके रूल्स हैं उसके मुताबिक। दैट्स ऑल। देखिए, मुख्यमंत्री को कोई पावर नहीं है हरियाणा में। अमित शाह जी और मोदी जी आदेश देंगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। धनखड़ साहब ने बिल्कुल सही कहा था। वो खजांची विपक्ष की बात है और आज आपके पास मौका है क्योंकि दोनों कुर्सियां खाली है। वो सर्वनंद आर्या पहले कह चुके हैं, दोनों कुर्सियां, मुख्य विपक्षी दल और बीजेपी की तरफ से आज कोई नहीं है। हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, हमने कहा था आइए अपनी बात रखिए, दोनों कुर्सियां खाली। के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के जो होम सेक्रेटरी थे उनको ऐसे बदल दिया, उनकी सलाह नहीं गई और उनकी जगह दूसरा बैठा दिया गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। सर्वनंद आर्या जी, टू अवॉइड अ सिचुएशन समटाइम लीड्स टू मोर कंफ्यूजन, क्या ये खाली जो चेयर्स हैं वो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करती हैं? आइदर यू क्लियर इट आउट। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी का दोष है। हाँ, पार्टी के सीएम है, हाँ, वो विधायक दल के तो नेता हैं ही, परंतु पार्टी के सीएम है। हाँ, तो पार्टी के सीएम को पार्टी को तो डिफेंड करना चाहिए। वो गलत है या ठीक है वो अलग बात है, वो जनता को फैसला करने दे। हाँ। तो आज पार्टी का ना आना सीएम का भी अपमान करना, मैं ये समझता हूँ। चलिए, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे में बात बड़े ही अहम मुद्दे की थी क्योंकि जिस तरह से खाकी सवालों के घेरे में है और पूरा डिसिप्लिन रुइन हो गया है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए, डैमेज कंट्रोल, पोस्ट डैमेज कंट्रोल की बातें हो रही हैं। 12 घंटे गुजर चुके हैं, अगले 12 घंटे में क्या होगा इस खबर पर हमारी नजर